नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैम्पल पेपर 2 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 22। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व इज एज शोन। ओके, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ओके, इस तरह ग्राफ है y x w s आर द 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व। ये 4 न्यूक्लियस का कर्व पे रिप्रेजेंटेशन है। ओके, बेस्ड ऑन द ग्राफ अरेंज एक्स डब्ल्यू एस इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज़्यादा होता है वो लेस स्टेबल होती है। ओके, इसको याद रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, मतलब ये हुआ कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, ये रूल है, इसको याद रखना है। पढ़े होगे स्टेबिलिटी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका जाता है? एक्स का ये। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका अगर ऑर्डर देखोगे है ना, तो ये एक्स का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद किसका होगा? ये वाला एलिमेंट डब्लू। इसके बाद किसका आएगा? इसके बाद आएगा एस का, और फिर किसका आएगा? वाई का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखेंगे है ना, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा वाई की होगी, इसके बाद किसकी होगी? एस की, फिर डब्लू की, और फिर एक्स की। ओके, तो अरेंज द एक्स डब्लू एस, ये तीन को लिखा गया है, एक्स डब्लू एस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर एस इज मोर देन एक्स। ओके, राइट द रिलेशन बिटवीन द रिलेवेंट ए जेड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है एस इक्वल टू एक्स प्लस डब्लू, है ना। तो कोई किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर रिएक्शन है, इसका मतलब उस न्यूक्लियर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों की नंबर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मास नंबर आएगा वही मास नंबर राइट हैंड साइड एलिमेंट का होना चाहिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड एस है, एस का मास नंबर क्या है? देखो एस की मास नंबर ए। ओके, एक्स और डब्लू का मास नंबर, एक्स का मास नंबर दिस वन, डब्लू का मास नंबर दिस वन। ओके, अगर ये इक्वेशन है इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की मास नंबर ए, राइट हैंड साइड की मास नंबर, एक्स का मास नंबर A2, ओके, और डब्लू का मास नंबर A1, ये हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एटॉमिक नंबर, लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z, राइट हैंड साइड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक्स का कितना आएगा? Z2, और डब्लू का कितना आएगा? Z1। ओके, ये हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियस इज लो। ओके, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियस लो, ये क्यों होता है? हैवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी लो होता है। इस ग्राफ में देखोगे है ना, मास नंबर, जिसका मास नंबर ज़्यादा है, एस एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो कम हो गया। ओके, और डब्लू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मास नंबर कम है विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। एक्स का मास नंबर कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ज़्यादा है। ओके, तो मास नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप मास नंबर इंक्रीज करेगी, है ना, मास नंबर इंक्रीज करने से उस न्यूक्लियस में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मास नंबर बढ़ने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका नंबर बढ़ता है। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या होती है? ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करती है। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या लगती है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या लगती है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तब तो वहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बाइंडेड होते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ नहीं रहेगा। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या लगती है? अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और मास नंबर बढ़ने से क्या होती है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वहाँ पे क्या लगती है? रिपल्सिव फोर्स। ओके, मास नंबर जैसे बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स। सो रिपल्सिव फोर्स, अगर मास नंबर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्रीज करेगा। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो कि न्यूक्लियस में होता है वहाँ पे लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ओके, यहाँ पे क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और इन बिटवीन प्रोटॉन क्या लगते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो रिपल्सिव आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होती है न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा होता है। ओके, तो रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूक्लियर फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है। ओके, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, दैट्स वाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? वहाँ पे डिक्रीज करती है। तो रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsive force, electrostatic repulsive force is more than nuclear force, nuclear attractive force, that's why बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है अगर मास नंबर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो। नेक्स्ट इज 4 पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, Q R प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड A, सो इन द फिगर फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q। किसी भी चार्ज पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। लेट्स सपोज मैंने इस पे फाइंड करना है। ओके, तो देखो इस पे फोर्स कौन अप्लाई करेगा? इस पे फोर्स A वाले चार्ज, B वाले चार्ज, D वाले चार्ज। ओके, और सारे चार्ज का साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ओके, सो C वाले पे देखते हैं। C वाले पे B चार्ज क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स। किधर फोर्स लगाएगा? इधर। फोर्स ऑन C ड्यू टू B। सिमिलरली C पे D चार्ज लगाएगा। किधर? रिपल्सिव फोर्स, इधर। फोर्स ऑन C ड्यू टू D। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, है ना? ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि दोनों चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेंगे? A। ये दोनों फोर्स है। अब लॉजिकली देखोगे तो ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना? तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर पास करेगा। ओके, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स। ओके, सो रिजल्टेंट दोनों फोर्स का क्या होगा? 90 डिग्री पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओके, K Q बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K Q बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? दोनों फोर्स का रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ K Q, ऐसा लिख सकते हैं। आया समझ में? इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स किसका आया? इस B वाले चार्ज का और D वाले चार्ज का। लेकिन एक चार्ज और है A। ओके, तो A चार्ज क्या है? A कैपिटल Q है। ओके, तो ये चार्ज इस पे क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स। किधर रिपल्सिव फोर्स? अलोंग द डायगोनल। ओके, तो ड्यू टू दिस चार्ज जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में ही आएगा, अलोंग डायगोनल के अलोंग ही आएगा। ओके, ये चार्ज के ये फोर्स क्या आएगा? ड्यू टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A चार्ज। ओके, तो FCA की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द FCA? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ? A प्लस A और A कितना होगा? डायगोनल √2A। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करो। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर √2A स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो सिंपली क्या आएगा? 2A स्क्वायर। इस फोर्स का आप देखो यहाँ पे FCA और FR दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायगोनल। तो नेट फोर्स क्या लाएगा? नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q क्या लिखेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, सो नेट फोर्स कितना लिखेंगे? नेट फोर्स इक्वल टू सिंपल हाउ मच? FR प्लस FCA, दोनों को ऐड कर दो।
ओके, दोनों में कॉमन क्या आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, कॉमन ऐड करते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, √2 क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा क्यू बाई 2, ये हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 चार्जेज हैं। ओके, तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेयर निकालो, नंबर ऑफ पेयर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। तो कितने चार्जेज हैं, 4 चार्ज, 1 2 3 4, इट मीन्स n इक्वल टू 4। ओके, सो 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2 कितना आ जाएगा, 6। ओके, इट मीन्स 6 पेयर बनेगा यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल कितने कैसे क्या होगा इस सिस्टम का, देखो कैसे निकालते हैं, इन बिटवीन दिस एंड दिस, या ऐसा करो इन बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर, तो के Q1 Q2 आर मतलब ए, फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर इन बिटवीन बी एंड सी, के Q बाई आर, इन बिटवीन सी एंड डी, ओके, के Q बाई आर, इन बिटवीन डी एंड ए, ओके, के Q बाई ए। 4 हो गया, 4 पेयर। 2 पेयर और चाहिए, कौन सा, इन बिटवीन डायगोनल ए एंड सी। ओके, तो के Q डायगोनल लेंथ हाउ मच, √2a। ओके, तो दिस इज √2a प्लस again one more diagonal in between B and D, so K Q by √2a। ओके, सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये टर्म सेम है, 1 2 3 4 सब सेम है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 4K Q by A प्लस, अब ये दो टर्म है ना, ये सेम है, तो 2, ओके, यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके, तो इसको अलग अलग लिख दो, के Q स्क्वायर बाई √2a प्लस के Q स्क्वायर बाई √2a। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कोई कॉमन टर्म, के कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आएगा, है ना, सब में से अगर देखोगे के बाई ए क्या आएगा, कॉमन। इसको ऐसे लिख दो, 4Q ओके प्लस के बाई ए Q स्क्वायर बाई √2 प्लस Q स्क्वायर बाई √2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 24। यूज बोर postulate to prove that the radius of the nth orbit in a hydrogen atom is proportional to n square। ओके, रेडियस जो होती है n स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, प्रूव करनी है। तो रेडियस का डेरिवेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, है ना, बोर मॉडल में पढ़ोगे कैसे निकालते हैं। सो बोर का पॉस्टुलेट यूज करना है, एक पॉस्टुलेट, और यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करना है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, सेंटीपिटल फोर्स। ओके, वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके बीच में फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ड्यू टू दिस चार्ज, ये जो चार्ज है ये रिवॉल्व कर रही है u स्पीड से। ओके, तो ये जो आपका सेंटीपिटल फोर्स आएगा ड्यू टू सर्कुलर मोशन, वो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या देती है, सेंटीपिटल फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, लेट सपोज इस एटम का एटॉमिक नंबर है Z, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, Ze। ओके, तो फोर्स कितना आएगा, अगर ये डिस्टेंस r कंसीडर करते हैं, ओके, तो फोर्स क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। ओके, सो m u स्क्वायर बाई आर, ये हो गया।
यहाँ से अगर देखोगे तो आर और आर कैंसल, ओके। सो आर इक्वल टू, यहाँ से देखो आर इक्वल टू डायरेक्ट ले सकते हैं, आर को राइट हैंड साइड ले जाओ, के जेड ई स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे बोर का पॉस्टुलेट। बोर की पॉस्टुलेट क्या है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये रिलेशन। यहाँ से u निकाल सकते हो क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, u को एलिमिनेट करना होगा, ओके। तो u की वैल्यू यहाँ से निकालो, ओके। सो व्हाट इज द u? एन एच बाई 2 पाई एम आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ओके। तो देखो डायरेक्ट ले सकते हैं, r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके। सो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, क्लियर है? यहाँ से अगर देखोगे तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, ओके। सो व्हाट इज द आर? इस आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू एम, ये एम भी कैंसिल, ओके। सो आर इक्वल टू कैसे लिखेंगे? दिस आर इक्वल टू, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। तो इस रिलेशन से देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? एन स्क्वायर, है ना, यही हमें चाहिए। सो दिस इज द प्रोपोर्शनल, इसको आप लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओके। सो रेजिस्ट, पहला तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? पहला तो डिफरेंस इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दो, ओके। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to oppose the flow of current, that is called resistance, okay. It's the property of conductor to oppose the flow of current, flow of electric current, that is called resistance. रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी देखो एक फॉर्मूला होती है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू कैसे लिखेंगे? आर ए बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो रो को डिफाइन कैसे करेंगे? रो को डिफाइन करते हैं इफ एरिया इक्वल टू 1 एंड लेंथ इक्वल टू 1, एरिया को 1 कर दो, रेजिस्टेंस लेंथ को 1 कर दो, ओके। तो रो किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर, ओके। रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर when cross section area of conductor is 1 meter square and length is 1 meter. Conductor when cross section area is 1 meter square and length of conductor is 1 meter, that is called resistivity. आया समझ में? इस डेफिनेशन से डायरेक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस
यूनिट लिख सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ऐसा यूनिट ओम मीटर। इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा, ओके। थर्ड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके, एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इसी फॉर्मूले से देखो, R इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रो क्या होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, ओके, ये इसके बीच का डिफरेंस है। टू मेटलिक रॉड ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 हैविंग रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2, ओके, ये P1 नहीं है, इसको ρ1 लिख सकते हैं, दिस इज ρ1 लाइक दिस वन, ओके, connected in parallel across a DC battery, obtain the expression for the effective resistivity of the battery combination। इसकी effective resistivity की वैल्यू क्या होगी, ओके। सो दो मेटलिक रॉड है लाइक दिस वन, फर्स्ट रॉड, ओके, कनेक्टेड पैरेलल, तो पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह से, ओके, इसका एरिया A1, इसकी एरिया A2, लेंथ दोनों का सेम है, दोनों पैरेलल कनेक्ट है, ओके, और रेजिस्टिविटी भी क्या है, इसकी डिफरेंट है, रेजिस्टिविटी इसकी डिफरेंट है, इसकी ρ1 और इसका ρ2, दोनों पैरेलल कनेक्ट है, ओके। अब इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, डीसी बैटरी, मैंने इसे डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ओके। अब पूछा गया क्वेश्चन में इसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगी। इफेक्टिव निकालने का मतलब है ये दोनों को आप रिमूव कर दो, इसके बाद इसके बदले सिंगल कंडक्टर यूज़ करो जिसका लेंथ सेम होना चाहिए, है ना, लेंथ सेम होना चाहिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या लेंगे, जो इसका रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगा। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। तो कैसे करते हैं, इसके बदले आप एक इक्विवेलेंट कंडक्टर चूज करो, ओके, जिसका लेंथ, देखो पैरेलल है तो दोनों का लेंथ तो सेम ही आएगा, आइडेंटिकल है तो लेंथ इसका हो जाएगा इससे L। इसकी रेजिस्टिविटी एज्यूम करो रो, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, यही रो निकालना है। मतलब ρ1 ρ2 के बदले इंस्टीट्यूट ऑफ ρ1 ρ2 वी हैव टू यूज सिंगल रेजिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड रो। बैटरी सेम अप्लाई कर दो इसके साथ, ओके, बैटरी को V ले लो। एरिया क्या होगा इसका, ये A1 A2, इसकी इक्विवेलेंट एरिया कितनी हो जाएगी, व्हाट इज एरिया, A1 प्लस A2 दोनों ऐड हो जाएगा, और यही रो हमें कैलकुलेट करना है, ओके। सो रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होगे, R इक्वल टू क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 इंटू R2 बाय प्रोडक्ट बाय सम R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय सम। तो फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 कैसे लिखेंगे, रो L बाई ए, ρ1 L बाई एरिया,
R2 रो L बाय ए। ओके, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो। इसके ये मैंने R1 लिखा इसका, R2 लिखा इसका, इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इफेक्टिव जो कि कैलकुलेट करना है, लेंथ होगा इसका L, है ना, L ले लो, और एरिया क्या होगा? रो L, एरिया A1 प्लस A2 इक्विवेलेंट का। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। इस R की जगह ये लिख सकते हैं रो L बाय A1 प्लस A2। R1 यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट करो, रो 1 L बाय A1 रो 2 L बाय A2, दोनों को मैंने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट बाय सम। अब ये दोनों का सम, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या लिखेंगे? L कॉमन आ जाएगा, रो 1 बाय A1 प्लस रो 2 बाय A2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखोगे तो L कैंसिल हो जाएगा, ये L कैंसिल। ओके, डिनोमिनेटर में L है तो ये L भी कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या आया? रो बाय A1 प्लस A2। ओके, राइट हैंड साइड रो 1 रो 2 बाय A1 A2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम कितना आएगा? A1 A2, तो रो 1 A2 प्लस रो 2 A1 बाय A1 A2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखोगे तो ये टर्म कैंसिल, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू कितना आएगा? रो 1 रो 2 बाय रो 1 A2 प्लस रो 2 A1। ओके, सो व्हाट इज द रो? ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगा, रो 1 रो 2 A1 प्लस A2 बाय रो 1 A2 प्लस रो 2 A1। ओके, ये हो जाएगी इसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी। आया समझ में कैसे निकालें? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब V क्या होगा? जीरो। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, V जीरो पुट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फोर्स का वैल्यू जीरो आएगा। आया समझ में? ओके, तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ए करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, N इक्वल टू 100 टर्न्स गिवन है। रेडियस ऑफ द कॉइल इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में 0.25 मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई I बाई R, ये फॉर्मूला होता है। 2 पाई से 4 पाई पुट कर सकते हैं, या इसकी ये इस लिखने का पर्पस ये है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई को 10⁻⁻7 डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो ये आएगा 10⁻⁻7 ओके इनटू 2 पाई की वैल्यू 3.14 I। करंट गिवन है क्या? 10 एम्पियर, ये 10 ओके बाय R गिवन है 0.25। ये 1 टर्न का होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या लिखेंगे? 100 है। अब इसे सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आएगा। ओके, 3.14 हटाओ तो यहाँ पे भी 100 आएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल। ओके, तो 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 3.314 628, दिस वैल्यू इज 628/25 इंटू 10⁻1 10⁻2 10⁻3। ओके, 628 में 25 से डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50। ओके, यहाँ क्या बचा? 12 128 मीन्स 25 5 जा 125,
128 में 125 जाएगा 3.030 अगेन 125 ओके। फिर 28 में 330 जो भी अप्रॉक्सीमेट दिस वन इंटू 3 and 3 10 to power -4 टेस्ला -7 + 3 -4 टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा ओके। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, एक्सरे, माइक्रोवेव, गामा रे, रेडियो वेव ओके। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फ्रीक्वेंसी जिसका, देखो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होती है, रिपीटेशन। अगर फैन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फैन का स्पीड ज़्यादा होगा, फैन की फ्रीक्वेंसी कम है तो फैन का स्पीड कम होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ओके। तो एक सेकेंड में जितना ज़्यादा ऑसिलेशन उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ओके। सो यहाँ पे जो भी मटेरियल गिवन है इसमें देखो एक्सरे और गामा रे दिया हुआ है, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा रे का होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उससे कम किसका होगा, एक्सरे का। तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा फास्ट मूव करता है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है ओके। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, एक्सरे और माइक्रोवेव, गामा रे, रेडियो वेव। सबसे किसका लेंगे, सबसे कम होता है रेडियो वेव का, है ना। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होगा माइक्रोवेव, इसके बाद किसका होगा, एक्सरे और गामा रे में एक्सरे का ओके। इसके बाद किसका होगा, गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, असेंडिंग ऑर्डर ओके। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रे का, फिर एक्सरे का, फिर माइक्रो, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव का ओके। राइट द टू यूजेज ऑफ एनी टू ऑफ द रेडिएशन। अब किसी भी दो रेडिएशन का एप्लीकेशन बतानी है ओके। तो कोई का भी ले सकते हैं, गामा रे, रेडियो वेव का ले लो, किसी का भी आप बता सकते हो। रेडियो वेव का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रेडियो वेव के हेल्प से हम लोग रेडियो सुनते हैं, ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन होती है ओके। सो वी कैन यूज एज रेडियो सिग्नल ओके। सेकेंड एप्लीकेशन रेडियो वेव ओके। रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन में ओके। सिग्नल ट्रांसमिशन में भी इसे यूज किया जाता है, सिग्नल ट्रांसमिशन ओके। नेक्स्ट चीज, एक्सरे का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है एक्सरे। एक्सरे का कहाँ यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सरे करवाते हैं ना। एक्सरे कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बोन फ्रैक्चर होती है ना, तिथ का एक्सरे करवाते हैं, बोन ओके, तिथ का एक्सरे करवाते हैं, कहाँ पे फ्रैक्शन है, कहाँ पे होल है उसके लिए। और मेटल में, कोई मेटल का सीट है ना, कोई थिक मेटल है, इसमें अगर फ्रैक्चर है ये उसके अंदर, बाहर से लिखेगा ठीक है, लेकिन उस मेटल सीट में क्या होती है, इनसाइड अगर कहीं पे फ्रैक्चर है, क्रैक्स है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ओके। डिफेक्ट इन मेटल ओके। मेटल स्लैब लिख सकते हो, कहीं पे क्रैक्स होते हैं ओके, कहीं ब्रेक कर जाते हैं उसके अंदर, बाहर से लगेगा ठीक है, अंदर में ब्रेकिंग होते हैं, तो वहाँ पे उसके एक्सरे से हम लोग उसे फाइंड करते हैं। A coil of certain radius had 100 turns okay, the number of turns given है 100। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 50, सेल्फ इंडक्टेंस L दिया हुआ है 15 मिली हेनरी, मिली 10 to power -3 हेनरी। व्हाट विल बी द चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द L डैश, L1। नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज करेंगे 500, ये N1 मान लो और ये N1 मान लो 500 ओके। सो इनिशियली नंबर ऑफ टर्न्स है 100 ओके। उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है,
नंबर ऑफ टर्न्स अगर 500 कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, म्यू नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ए द क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया, एल हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की लेंथ। ओके, ये अगर कॉइल है तो इसका ये एरिया, ओके, ये इसका लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली स्क्वायर है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखोगे? N L1 बाई एल, क्योंकि इनिशियली मैंने L कंसिडर किया है। ओके, सो L1 बाई एल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू L और बाद की वैल्यू L1 आफ्टर इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसे लिखेंगे? N1 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। N1 क्या है? 500 और N क्या है? 100, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ओके, सो L1 इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ L, और L क्या है बताओ? 15 मिली, तो 15 मिली हेनरी L1। 15 और 25 मल्टीप्लाई करो, 250 और 125, 250 125 375, तो 375 मिली हेनरी। ओके, 375 मिली हेनरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, a rectangular frame of wire is placed in a uniform magnetic field directed outward, normal to the paper. AB is connected to the spring which stretches to AB, A dash B dash, released at a time. Itna explain qualitatively how the induced EMF in the coil would vary with time. Okay, फिगर इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके, so rectangular frame of wire is placed in a uniform magnetic field. so कोई rectangular frame ले लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, लाइक दिस वन, डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब डॉट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इसमें? डॉट। सो डॉट बना दो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। ओके, AB is connected to the spring which is stretched to A dash B dash। AB, ये मान लो AB पोर्शन है, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ओके, AB is connected with the spring which is stretched to A dash B dash and then released at time t equal 0। ओके, अब यहाँ से इसको स्ट्रेच किए, इस साइड किसी भी एक साइड को यहाँ से स्ट्रेच कर दो, B dash A dash एंड देन रिलीज एट टाइम t equal 0। तो t equal 0 पे यहाँ पे है। एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ इंड्यूस EMF इन द कॉइल वुड वेरी विथ टाइम। इसमें इंड्यूस EMF कैसे वेरी करेगा वो फाइंड करना है। तो देखो लॉजिकली देखो, ये कॉइल है, इसको यहाँ से मूव करो, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप रिलीज करोगे, है ना, कंप्रेशन है ना यहाँ पे, ये स्प्रिंग के सॉरी एलोंगेशन है, इसको आप इधर मूव किए x, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर किधर लाएगा? इधर। तो जैसे ही आप रिलीज करोगे, ये जो रॉड है A डैश B डैश पे वो आगे जाएगा। ओके, तो स्प्रिंग में क्या होगी? कंप्रेशन, है ना। तो फिर से कंप्रेशन होगा, तो फिर ये जो तुम्हारा रॉड है A डैश B डैश वो फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो ये बेसिकली जो रॉड है ए बी वो बेसिकली ऑसिलेट करेगी यहाँ पे। एक बार एलोंगेशन कर दो, छोड़ दो, तो इसका ऑसिलेशन आएगा। तो ऑसिलेशन जब आएगा तो इसमें एरिया वेरी करेगी। एरिया जब वेरी करेगा तो इसके अंदर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस EMF वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एरिया कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पे बेसिकली SHM करेगा, ये जो रॉड है ये इस AB के क्रॉस SHM समटाइम लेफ्ट राइट, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। ओके,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, ओके, AB side will be oscillate as it connected with spring, okay. सो व्हाट इज द SHM इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, है ना। तो आप इसी फॉर्मेट का इक्वेशन लेके यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सपोज दिस इज x, सो x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट SHM में क्या होती है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज x नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने साइन का इक्वेशन लिखा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने कंसिडर किया। इस इक्वेशन के थ्रू ये जो होगा ऑसिलेट करेगी, SHM करेगी, ओके। अब आते हैं इंड्यूस EMF पे। तो इंड्यूस EMF के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स, E इक्वल टू माइनस d∅dt, वहाँ सोचना है। तो E इक्वल टू माइनस d∅dt के लिए हमें फिर फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स इक्वल टू B डॉट A। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर B कंसिडर करते हैं, साइड लेंथ के बारे में गिवन है क्या, साइड लेंथ इसका L कंसिडर करो, है ना, साइड लेंथ स्क्वायर फ्रेम की L ले लेते हैं, ओके। सो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो बी मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करो, एरिया क्या लेंगे, अगर रॉड का लेंथ L है और ये x मूव किया तो व्हाट इज द एरिया, इस पोर्शन का एरिया क्या लेंगे फॉर x डिस्टेंस, L इंटू एक्स। सो फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, L इंटू एक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। आया समझ में। थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, बी और ए के बीच में, ओके। अब आ गया फ्लक्स। अब हमें निकालना इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF के लिए फॉर्मूला क्या होती है, इंड्यूस EMF E इक्वल टू माइनस d∅dt, यस और नो, E इक्वल टू माइनस d∅dt। अब यहाँ पे x क्या है, दिस x इज नथिंग बट दिस x, जो x तो वेरी कर रही है ना, कांस्टेंट तो यहाँ पे है नहीं, तो ये जो x होगा वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा। और EMF प्रोड्यूस करने के लिए हमें वेरिएबल फ्लक्स चाहिए, वेरिएबल फ्लक्स आ भी रहा है, ओके। सो माइनस d/dt इंटू फाई की वैल्यू पुट करो, BLX, फाई की वैल्यू BLX, तो BL, x की जगह ये वैल्यू पुट करो, x नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। सो EMF इक्वल टू B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, x नॉट B कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू, ओके। डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। सो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस BL x नॉट कॉस ओमेगा टी। ये EMF क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस करेगा, ओके। सो एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ द इंड्यूस EMF इन द कॉइल वुड वेरी विथ टाइम। तो इंड्यूस EMF वेरी विथ टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस वाले टर्म को आप E नॉट लिख सकते हैं, ओके। सो E इक्वल टू माइनस E नॉट कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन के थ्रू ये जो EMF है ये वेरी करेगा, क्लियर है। A coil of wire enclosing an area of 100 centimeter square is placed with the plane making an angle 60 degree with the magnetic field of 10 Tesla. So यहाँ पे magnetic field दिया हुआ है 10 to power minus 1 Tesla, ओके। एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को 10 to power minus 2 लिख सकते हैं, तो 10 to power minus 4 मीटर स्क्वायर, ओके। थीटा दे रखा है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का थीटा 60 डिग्री, ओके। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इन इतना सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस टू 0, तो ये इनिशियली मान लो और ये फाइनल मान लो। कितने टाइम में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड 0, 10 to power minus 3 सेकेंड।
देन फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। ओके, सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, सो फाई इक्वल टू, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, है ना। तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इनिशियल कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। तो बी डॉट ए का मतलब बी ए कॉस थीटा, है ना। तो अगर ये कोई प्लेन है, ओके, ऐसा समझो ये प्लेन कंसीडर करो और क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद द 60 डिग्री, ओके, इतना सेंटर प्लेस विद द प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री, तो ये अगर प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ये कंसीडर किया, सपोज दिस इज, ऐसे मैंने कंसीडर किया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये वाली एंगल कितनी है कि 60 डिग्री। ओके, तो बेसिकली ये जो डॉट फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या होती है, थीटा होती है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर। तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, इस प्लेन का एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इसमें ऐसे बनेगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऊपर। ओके, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये और बी का डायरेक्शन ये। सो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल 60 दिया हुआ है, एरिया वेक्टर ये है और बी ये है। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना आएगा, दिस एंगल हाउ मच, 30 डिग्री। ओके, तो जो फ्लक्स निकालोगे यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, बी ए कॉस 30। क्लियर है, 60 डिग्री बी और प्लेन के बीच का एंगल दिया हुआ है। क्लियर है, सो बी का वैल्यू गिवन है और कॉस 30, बी इज 10 टू पावर -1, एरिया 100 10 पावर -4 10 पावर -2, दिस इज 10 टू पावर -2, cos 30 √3/2। ओके, cos 30 इज √3/2। ओके, तो 10 टू पावर -1 10 टू पावर -2 10 टू पावर -3 √3/2 10 टू पावर -3 फ्लक्स वेबर। ओके, डी फाई बाई डी टी, फाइनल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 इतना सेकेंड। ओके, देन फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, सो माइनस डी फाइव कैसे लिखेंगे, फाइनल फ्लक्स माइनस फाइनल इनिशियल फ्लक्स बाई डी टी। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जा रहा है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 होगा तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स भी 0 आएगा। ओके, क्योंकि फाइनल फ्लक्स में बी डॉट ए कॉस थीटा फिर से लिखेंगे, तो बी अगर 0 तो फाइनल फ्लक्स 0, तो माइनस इंटू ये 0 माइनस इनिशियल फ्लक्स दिस वैल्यू √3/2 10 टू पावर -3 बाई टाइम 10 टू पावर -3, ये माइनस माइनस प्लस √3/2, इससे ये कैंसल, √3/2 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन डी।